हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी बुक कक्षा 11 की हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पाठ 4 सामाजिक न्याय, इसको हम पढ़ने वाले हैं। यह एमपी बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड के साथ साथ जितने भी हिंदी मीडियम पाठ्यक्रम हैं वहाँ सभी जगह पर एनसीईआरटी बुक संचालित है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सामाजिक न्याय। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, देख लेते हैं मुख्य बिंदु। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था तथा धर्म का न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम कर रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता था है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। नेक्स्ट राल्स के अनुसार नैतिकता बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। जे.एस. मिल के अनुसार न्याय में एक ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। अगला अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। अगला राल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। पारिश्रमिक या कर्तव्यों का विवरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। अगला प्रश्न समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। ओके, अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है। हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसा बदला। न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना, परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए समय के लिए बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु कालांतर में उसकी उपेक्षा की गई और उनकी स्थिति खराब हो गई तथा विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। तब न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान अवसर, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने जाने लगे। प्लेटो के अनुसार न्याय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में कार्यों की उपलब्धि और दूसरी के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। मार्क्सवादी के अनुसार न्याय की अवधारणा की दृष्टि से अलग है। किसी का उचित स्थान का विचार भी अलग है। वह पूंजीवादी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित था तथा
जो अन्याय पर आधारित था, इसलिए उसने न्याय की अलग आवश्यकताएं बताई। उसने अपने न्याय की योजना में सुझाव दिया कि उत्पादन के साधनों और विवरण पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की मिल आवश्यकताओं को पूर्ति होनी चाहिए। वर्तमान में न्याय की अवधारणा में कुछ तत्वों का समावेश हो गया है। आज न्याय का केवल सामाजिक आर्थिक पक्ष की व्याख्या करता है, बल्कि नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानववादी पक्ष की व्याख्या करता है। दूसरा जो प्रश्न है, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो, प्रत्येक उदाहरण से समझाइए। तो पहला जो इसमें है, सम्मान के लिए समान व्यवहार। देखते हैं, समान के लिए समान व्यवहार अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक माना जाता है। यह अपेक्षया स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ विशेषताएं मानव जाति के रूप में दिखाता है। इसलिए प्रत्येक समान दशाओं में मानव व्यवहार कायम करता है। अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें हम समानता के व्यवहार की आशा करते हैं वे निम्नलिखित हैं: नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ओके। समान के लिए समान व्यवहार था का एक अन्य पहलू यह है कि वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रतिभा और कौशल के कार्य पर मूल्यांकन करना चाहिए। अनुपातिक न्याय। अनुपातिक न्याय से तात्पर्य है कि लोगों को वेतन और गुण में एक अनुपात होना चाहिए। कर्तव्य और पुरस्कार का निर्धारण करना चाहिए और परिभाषित करना चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत अनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। दूसरा है विशेष आवश्यकता की पहचान। यह लोगों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान करती है। जब किसी को पुरस्कार या कार्य वितरित किया जाता है तो हमें अपनाया जाता है। कभी कभी हमें न्याय के लिए संशोधित उपायों का सहारा लेना पड़ता है और लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना पड़ता है। इसको भी विशेष आवश्यकता की पहचान कहते हैं। इसे असंतुलन को संतुलन करना भी कहा जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? समान रूप से समाज के साथ समान व्यवहार लागू हो सकता है कि लोग जो कुछ दृष्टियों से समान नहीं हैं उन्हें विभिन्न प्रकार से विचार कर सकते हैं। शारीरिक योग्यताएं, आयु, सफलता की कमी, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूहों के लोगों या समान लोगों और अपंग व्यक्तियों को विशेष मदद या उनकी कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जा सके तो इसमें न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी, परंतु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्त संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। राल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता की आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया है? जॉन राल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नहीं यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। राल्स कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में निर्णय का समर्थ करेंगे। वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। राल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर, जैसे सब करते हैं, अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने
वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न हैं वे कुछ विशेष अवसरों का उपयोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर ना मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या ना हो। दोस्तों, आज यहीं तक देखते हैं, क्योंकि अभी 5-6 प्रश्न और बाकी हैं और थोड़ा बड़े बड़े होते हैं राजनीति के, जिससे कि आज थोड़ा टाइम भी हो जाएगा ज़्यादा, जिससे आपको पढ़ने में भी रुचि नहीं लगेगी और आपको बोरिंग समझ होगी। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम 5वें प्रश्न से लेकर पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।